हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। किन लोगों के लिए? तो भाई जो भी स्टूडेंट है वो अगर एमकॉम के अंदर अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और एमकॉम के अंदर भी आप सेम नंबर फर्स्ट में हो और सेम नंबर फर्स्ट के अंदर आता है हमारा एक सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके, या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स करके। उसके अंदर एक दमदार चैप्टर, एक बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर जिसको यहाँ पर नाम दिया हुआ है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब देखो, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, बहुत ही बड़ा है। बट हम लोग इसके अंदर जो भी हमारे डेडिकेटेड सम्स है, हमारा फोकस पहले उन्हीं सब पे रहेगा। देन आफ्टर हम लोग इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वहाँ पे। बट अभी हाल फिलहाल के लिए हमारा फोकस जो है वो टोटली हमारे इस पर्टिकुलर सम्स के ऊपर रहने वाला है। देन आफ्टर मैं इसको थोड़ा बहुत जिसका थियरी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन्फ्लेशन वर्ड सुन के आप लोगों को बहुत सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड के अंदर आ रही होगी कि भाई रियली वाला इन्फ्लेशन जो होता है वो कैलकुलेट करने का होगा, इसके अंदर क्या सारी चीजें होने वाली है। तो वो सब कुछ सॉल्यूशन हम लोग आज इसके अंदर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर और इस पर्टिकुलर सम के अंदर। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सम है ना, ये मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा कि ये जो है ये एकमात्र सम है जो आपको पूरा का पूरा चैप्टर सिखा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है इस पर्टिकुलर सम्स के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम लोग सारी मेथड जो है वो कवर करेंगे, जिससे क्या है कि सम के अंदर जो चीज़ दे के रखी गई है हमको उसका आंसर लाना है, हमको उसके पर्टिकुलरली आंसर तक पहुंचना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप ही के टेक्स्ट बुक के अंदर हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर 38, और अगर 38 नहीं होगा तो आपको आगे पीछे एक बार ढूंढ लेना है। यहाँ पे तरल लिमिटेड करके कोई एक पर्टिकुलर सम जो है आपको क्वेश्चन के अंदर देके रखा गया होगा। अब ये जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, देखो आगे क्लियरली लिख के दिया कि इसमें मुझे कैलकुलेट क्या करना है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई कैलकुलेट में मुझे करना है गियरिंग एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट अंडर सीसीए मेथड। यानी कि इसका मतलब क्या है, मुझे गियरिंग एडजस्टमेंट को जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर गियरिंग एडजस्टमेंट अगर फाइंड आउट करने की बात करी जाती है तो किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। देखो अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर के अंदर तो सबसे पहली चीज जो है वो यहाँ पे आपको दो बैलेंसेस देके रखे गए, 149999 एंड उसके बाद 313200। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1999 और 2000 का यहाँ पर मुझे बैलेंसेस दे के रखा गया है। अब यहाँ पर ये जो आगे वाला बैलेंस है ये सारा मेरा कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। और ये मेरा कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। बिकॉज अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट यहाँ से होगा, फिनिश जो है वो 2000 के ऊपर होगा, इसीलिए। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीजें देके रखी गई है वो दो पार्ट में मुझे डिवाइड करना है। एक होगा मेरा बोरोड फंड और एक होगा मेरा यहाँ पे ओनर्स फंड। देखो एक मेरा बोरोड फंड होगा और एक मेरा ओनर्स फंड होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या लिख के दे यहाँ पर, बैंक लोन। अब देखो बैंक की जो भी लोन होती है वो मेरा बोरोड फंड है, वो मैंने किसी से बोरो किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा बैंक लोन। और बैंक की जो लोन है उसके अंदर ओपनिंग में 3,10,000 देके रखा गया है, 3,10,000 में यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। और क्लोजिंग के अंदर यहाँ पे देके रखा गया है 2,60,000। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से सॉल्व करनी हो। अगर कहीं पर भी कुछ भी अगर आप छोटा सा भी मिस्टेक होगा ना तो ये पूरा का पूरा सम जो है वो क्रैश कर देगा यहाँ पे। जैसे प्लेन क्रैश होता है उसी तरीके से पूरा सम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद डिबेंचर देके रखा गया है। डिबेंचर भी क्या होता है, ये मनी जो है वो मेरा बोरोड मनी है। तो 15% यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, सीधा से मेरा डिबेंचर। अब 15% डिबेंचर यहाँ पर कितना देके रखा गया, 2,50,000 एंड 2,00,000 रुपीज। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा सबसे पहले 2,50,000 रुपीज एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2,00,000 रुपीज। अब ये जो भी पर्टिकुलर सम्स है ना, इन सभी को सॉल्व करने के पीछे एक नियम है, इस पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने के पीछे कुछ रूल्स है। अब इसके आगे बोला गया मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो यहाँ पर टैक्स का प्रोविजन बनाया गया है। अब ये जो है ना ये बहुत ही बड़ी चीज जो है, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे लिखा जाता है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स बेसिकली क्या होता है, ये हमारा एक पर्टिकुलरली प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो बच गया है वो पैसा का हम लोग थोड़ा बहुत जो है वो बिजनेस के अंदर यूज करेंगे, थोड़े बहुत जो है वो हम लोग प्रोविजंस बनाएंगे एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग हमारे घर लेके जाएंगे एज एन प्रॉफिट के फॉर्म में। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हमारा बोरोड मनी के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स जो भी रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे जो भी रहेगा वो कितना है, 40 और 50। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 40,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा 50,000, 40 और 50,000। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बुलाया गया है कैश एंड बैंक। अब देखो यहाँ पर कैश एंड बैंक का चीजें देके रखी गई है।
कैश एंड बैंक ना ही ओनर फंड है ना ही बोरोड फंड है। कैश एंड बैंक जो है, जितना भी मैंने पैसा बोरो किया है उसमें से मुझे उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्यों? बिकॉज इतना पैसा अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं उसको क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा। मेरे बोरोड फंड की जो भी वैल्यूज है उसको मैं रिड्यूस करने का वहां पे ट्राई करूंगा। तो कैश एंड बैंक जो होता है वो यहाँ पर क्या होगा, बोरोड फंड में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक जो भी है वो मेरे बोरोड फंड में से मुझे इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। इसका मतलब 50 एंड 40 को मुझे यहाँ पे से डायरेक्टली क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये मेरा हो जाएगा 50 एंड ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 40। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे देके रखा गया है शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है कि भाई मालिक का खुद का पैसा। तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर्स कैपिटल। तो यहाँ पर ओनर्स फंड के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे शेयर्स कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर्स कैपिटल जो भी चीज है वो मैंने यहाँ पे कितनी देके रखी गई है, 10 लाख एंड 10 लाख, वापस से दोनों के अंदर 10-10 लाख देके रखी गई। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10 लाख एंड यहाँ पर भी मेरा कितना आ जाएगा, 10 लाख। दोनों के अंदर शेयर कैपिटल जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के टाइम पे सेम। देन उसके बाद आगे मुझे बोला गया रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस जो भी चीज होती है, रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली होता तो वो लाइबिलिटी है, वो होगा ओनर्स का ही। क्यों? बिकॉज ये देखो अगर रिजर्व एंड सरप्लस अगर यूटिलाइज हो गया देन इट्स ओके। अगर यूटिलाइज नहीं हो पाया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आने वाले समय में जो भी पर्टिकुलर रिजर्व एंड सरप्लस बनाना होगा वो हमको नेसेसरी अननेसेसरी तरीके से बनाना नहीं पड़ेगा। यही रिजर्व एंड सरप्लस को मैं वहां पे आगे भी यूज कर सकता हूँ, आने वाले सालों की बात कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिजर्व एंड सरप्लस है 5 लाख एंड 6 लाख यहाँ पर देके रखा गया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेरे ओनर्स फंड के अंदर मैं लिख देता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस। कितना देके रखा गया था, रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे दिया था 5 लाख एंड 6 लाख। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5 लाख एंड देन आफ्टर उसके बाद बाजू में आ जाएगा मेरा यहाँ पे 6 लाख। 5 लाख एंड 6 लाख दोनों के अंदर लिख दिया। देन उसके बाद आगे मुझे बोला गया है कॉस्ट ऑफ एन एडजस्टमेंट, यानी कि अभी की बात करी गई है मुझे, अभी का मुझे कॉस्ट ऑफ एन एडजस्टमेंट जो है वो मुझे यहाँ पे देके रखा गया है क्वेश्चन के अंदर। और ये तीनों की वैल्यू को यहाँ पर अगर मैं टोटल करूंगा तो मेरा मुझे मिल जाएगा टोटल एडजस्टमेंट। तो टोटल एडजस्टमेंट यहाँ पर मुझे कितने का मिलेगा, 3 लाख रुपीज का यहाँ पर मुझे मेरा टोटल एडजस्टमेंट मिलने वाला है। अब इन्हीं से पहले सॉल्व करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरा बॉन्ड और ऑन दोनों को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। बॉन्ड एंड ऑन का मतलब क्या है, यहाँ पे बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड दोनों को मुझे यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब है यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, दोनों के टोटल करना है। टोटल करने के लिए सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ आपको आगे ओपनिंग की, तो ओपनिंग का अगर मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मेरा 5,50,000 रुपीज। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे क्लोजिंग का टोटल कर दिया तो क्लोजिंग का टोटल मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 4,70,000 रुपीज। इसका जो भी टोटल आएगा, आगे वाले के टोटल को यहाँ पे नाम देता हूँ मैं ए और पीछे वाले के टोटल को यहाँ पे नाम देता हूँ मैं बी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ओनर्स फंड के अंदर भी हम लोग टोटल करेंगे। तो ओनर्स फंड के अंदर अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ तो यहाँ पे टोटल के अंदर सबसे पहली चीज कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15 लाख रुपीज एंड इसके साथ यहाँ पर आगे आ जाएगा मेरा यहाँ पे 16 लाख रुपीज। 15 एंड 16 लाख दोनों की वैल्यूज लिख दी। इतनी चीजें लिखने के बाद जो है वो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा मेरा गियरिंग एडजस्टमेंट इन परसेंटेज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मेरा गियरिंग एडजस्टमेंट इन परसेंटेज। अब यहाँ पर गियरिंग एडजस्टमेंट इन परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से बनाया जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ कि भाई ए प्लस बी, जो भी हमने ए और बी फाइंड आउट किए हैं उसको मुझे क्या कर देना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे 100। तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी करता हूँ तो ए प्लस बी का टोटल जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा मेरा 10,20,000 रुपीज होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन्हीं सारी वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 41,20,000 रुपीज एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो यहाँ पर जो है मुझे आंसर कितना मिलेगा मेरा, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 24.76 और वो भी किस में आ जाएगा मेरा यहाँ पे परसेंटेज में, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो मैं किसके अंदर फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी के लिए मैं परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट कर रहा हूँ। देन आफ्टर उसी के बाद सेम चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पर लिखना है वापस से मेरा गियरिंग एडजस्टमेंट बट किसके अंदर यहाँ पर होगी, गियरिंग एडजस्टमेंट इन अमाउंट। इन अमाउंट के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, सबसे पहले तो आएगा मेरा टोटल एडजस्टमेंट, और टोटल एडजस्टमेंट जो भी आया इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है गियरिंग एडजस्टमेंट इन परसेंटेज जो आया उसके साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा गियरिंग एडजस्टमेंट
इन परसेंटेज वाला जो भी मेरा आंसर आया है उसके साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो टोटल एडजस्टमेंट मैंने आपको इसीलिए पहले ही क्वेश्चन के अंदर बता दिया था। आपकी टोटल एडजस्टमेंट यहाँ पर कितनी देके रखी गई है क्वेश्चन के अंदर, 3 लाख रुपीज की जो है वो आपके यहाँ पे टोटल एडजस्टमेंट देके रखी गई। मल्टीप्लाई बाय गियरिंग एडजस्टमेंट तो यहाँ पर आ जाएगा 24.76%। तो इसको अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो है वो यहाँ पर आंसर जो है वो कितना मिलेगा, 74,280 यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा गियरिंग एडजस्टमेंट की अमाउंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। सो इसी के साथ यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली मेरा क्वेश्चन नंबर 38 है वो होता है यहाँ पर फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम लोग और भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिफरेंट मेथड जो होती है वो हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।